नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में 206 सीटें जीतकर भाजपा पहली बार बनाएगी सरकार। भवानीपुर सीट से हारी ममता बनर्जी आज करेंगी प्रेस वार्ता। कल 100 सीटों की लूट का लगाया था आरोप। टीवी के प्रमुख विजय आज चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में जीते हुए विधायकों से करेंगे मुलाकात। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों के समर्थन की है जरूरत। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का 3 दिवसीय भारत दौरा आज से। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे वार्ता। व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर होगी चर्चा। सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज से अंतिम सुनवाई करेगा शुरू। 200 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका दौरे पर अपने समकक्ष से की मुलाकात। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती समेत अन्य कई मुद्दों पर की बातचीत। इंडस्ट्री और बिजनेस लीडर्स से भी की बातचीत। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है और एक सीट पर, और वहीं कांग्रेस और जनता उन्नयन पार्टी ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की है। माकपा भी अपना खाता खोलने में सफल रही है। माकपा और ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की। फाल्टा सीट पर मतदान रद्द होने के कारण 293 सीट के परिणाम आए और इस जीत के साथ भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। तो बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत, 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है भाजपा ने और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का एक तरह से अंत कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो बंगाल में बीजेपी की ये बम्पर जीत और इस जीत का विजय का जो है उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीत के बाद भाजपा कार्यालय में संबोधन में कहा कि बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन होगा। आपको बता दें, बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बंगाल की जनता को ये जीत समर्पित है। साथ साथ बंगाल की जनता से भाजपा को समृद्ध बंगाल बनाने का मौका मिला है। जी हाँ, समृद्ध बंगाल बनने का ये मौका है और भाजपा पश्चिम बंगाल को समृद्ध बंगाल बनाएगी। बंगाल अब भय से मुक्त हो चुका है और विकास के लिए पूरी तरह से तैयार है। बंगाल की जनता को ये जीत समर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बंगाल की जनता ने भाजपा को समृद्ध बंगाल बनाने का मौका दिया है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि बंगाल जो है अब भय मुक्त है और विकास के लिए तैयार नजर आ रहा है बंगाल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कहीं ना कहीं शांति मिली, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बंगाल में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। बंगाल में कार्यकर्ताओं ने अनगिनत अत्याचारों का भी सामना किया। महिला कार्यकर्ताओं को तमाम सारे अत्याचार सहने पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और हौसले के साथ डटे रहे। बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी और बंगाल को एक बेहतर बंगाल बनाती हुई नजर आएगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा। जो असुरक्षा की बातें होती थी, अब वो दिन लद गए हैं। अब सुरक्षा का मौका मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा,
पलायन कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आएगा। तो महिलाओं के लिए ये एक बेहतर भविष्य का मौका है, साथ साथ युवाओं का भी भविष्य जो है अब और बेहतर होगा, रोजगार का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं पलायन इससे कम होगा और पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना जो है वो लागू हो जाएगी। घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि हम लगातार देखते रहे घुसपैठियों का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा जो है लगातार उठाती रही है और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। पहली बार बंगाल में डर नहीं है, लोकतंत्र जीता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। भय मुक्त बंगाल है, ये मोदी की गारंटी है। तो भय मुक्त बंगाल की गारंटी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और उनके कई मंत्री चुनाव हार गए हैं। ममता बनर्जी अपने गृह क्षेत्र भवानीपुर में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,105 मतों से हार गईं। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कल आपको बता दें कि कल ममता बनर्जी ने राज्य चुनावों में भाजपा की भारी जीत को एक तरह से अनैतिक करार दिया था और आरोप लगाया था कि 100 से अधिक सीटों पर जनादेश को लूटा गया है। तो लूट का आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं और आज वो प्रेस वार्ता करेंगी, शाम में प्रेस वार्ता होगी। देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या वो अपनी हार को स्वीकार करती हैं या इसे अनैतिक और लूट ही करार देती हैं। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि असम में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने वाली है। एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने 82 सीट पर जीत हासिल की, जबकि उसके सहयोगी दलों बोडो पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ और असम गण परिषद एजीपी को 10-10 सीटों पर जीत मिली है। राज्य में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। विपक्षी खेमे में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, जबकि बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले एआईयूडीएफ और अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले रायजोर दल ने 2-2 सीटें हासिल की। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा नियोग को 79,434 मतों से हराकर लगातार छठी बार जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट में मौजूदा भाजपा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी से 23,181 मतों के अंतर से हार गए। वहीं बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यानी कि एआईएनआरसी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने बहुमत हासिल करके अपनी सत्ता बरकरार रखी है। एआईएनआरसी ने 12 सीटें और उसके गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने 4, अनाद्रमुक और एलजेके ने एक सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 6 सीटें जीती है, जिसमें से कांग्रेस ने 1 और द्रमुक 5 सीटों पर विजयी हुई है। तमिलनाडु में भारी जीत हासिल करने वाली सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कशुगम यानी टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2 सीटें जीती है। एनवाईएमके ने 1 सीट और निर्दलीय उम्मीदवार ने भी चुनाव में जीत हासिल की है। थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट से एआईएनआरसी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी विजयी हुए हैं। तो पुडुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बेहद अहम कदम उठाया है और पार्टी ने पुडुचेरी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भाजपा के पुडुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता पुडुचेरी में विधायक दल के नेता के चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। तो पुडुचेरी में भाजपा ने अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मनसुख मांडविया वहां जाएंगे। भाजपा के बेहद अहम कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पुडुचेरी चुनाव में विधायक दल के नेता चयन की नियुक्ति के लिए भाजपा ने अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।
तो निर्मल सुराना और मनसुख मांडविया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है टीवीके, और टीवीके के प्रमुख विजय आज राजधानी चेन्नई में अपने पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त विधायकों से मुलाकात करेंगे। पार्टी विधायकों को पार्टी मुख्यालय पर पहुंचना भी शुरू हो गया है। 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु राज्य में बहुमत का आंकड़ा है 118, और विजय की पार्टी टीवीके को 108 सीटों पर जीत हासिल हुई है। ऐसे में पार्टी को राज्य में सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों के समर्थन की है जरूरत। 2024 में पार्टी की स्थापना करने वाले विजय ने मात्र 2 वर्ष में अपने पहले विधानसभा चुनाव में ही एक बड़ी जीत प्राप्त कर ली है। राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक दूसरे स्थान पर है और उसे 59 सीटें मिली हैं। अन्ना द्रमुक 47 सीट जीतकर तीसरे स्थान पर है। और केरलम की बात की जाए तो केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत के साथ 10 साल बाद सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। कांग्रेस को 63 सीटें मिली हैं, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं। केरल कांग्रेस को 7 और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। केरल कांग्रेस, जैकब रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी को एक सीट मिली है। यूडीएफ से संबद्ध 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। तो वहीं माकपा के नेतृत्व वाले वाम एलडीएफ को हार का सामना करना पड़ा है। माकपा को 26, भाकपा को 8, राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार खाता खोलते हुए 3 सीटें हासिल की है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे, और पहले वो बोधगया पहुंचेंगे और उसके बाद आज ही दिल्ली आएंगे। कल दिल्ली में उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। इसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। कल वे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच समझौतों का आदान प्रदान होगा। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। दौरे के अंतिम दिन वे मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे और मुंबई में एक बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे। तो भारत वियतनाम के संबंधों पर अगर हम नजर डालें तो भारत वियतनाम के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, यानी कि CSP है। महात्मा गांधी और राष्ट्रपति हो ची मिन के बीच बेहद दोस्ताना संबंध थे। दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों की आजादी का नेतृत्व किया था।
भारत इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल का को चेयरमैन था और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम और साउथ वियतनाम से कांसुलेट स्तर के संबंध थे। बेहद महत्वपूर्ण संबंध हैं भारत और वियतनाम के। 7 जनवरी 1972 पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए और साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में सीएसपी तक उन्नयन हुआ। 2026 की बात करें तो सीएसपी के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो भारत और वियतनाम संबंधों के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, नए आयामों तक पहुंच रहे हैं भारत और वियतनाम के संबंध। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन संबंधों को और ज्यादा आगे बढ़ाया। भारत और वियतनाम के बीच राजनीतिक आदान प्रदान की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच लीडर लेवल पर नियमित संवाद, फार्म मेन चिन का भारत दौरा और 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक प्रमुख मुलाकातें हुई हैं, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकातें। आसियान, लाओ पीडीआर, यूएनजीए, न्यूयॉर्क, ब्रिक्स, ब्राजील 2025, एससीओ चीन 2025 और साथ साथ G20 दक्षिण अफ्रीका 2025। ट्रान दाई क्वांग की भारत यात्रा, मार्च 2018 में भारत के विदेश मंत्री का वियतनाम दौरा और अक्टूबर 2023 भारत के रक्षा मंत्री का दौरा और 2022 ने वियतनाम का भारत के रक्षा मंत्री ने वियतनाम का दौरा किया। वियतनाम के नेशनल डिफेंस मंत्री जून 2023 में भारत आए और 2025 की बात करें तो वियतनाम में भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन किया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण। तो राजनीतिक आदान प्रदान के तौर पर देखें तो बेहद महत्वपूर्ण संबंध हैं भारत और वियतनाम के। 2024 में एनएसए का वियतनाम दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। गुयेन फू ट्रोंग के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक स्तर पर देखा जाए, सांस्कृतिक स्तर पर देखा जाए, भारत और वियतनाम के संबंध जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत वियतनाम के बीच अगर हम रक्षा सहयोग की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। रक्षा सहयोग भारत वियतनाम का सीएसपी का मुख्य स्तंभ है। 2015 के डिफेंस कोऑपरेशन पर ज्वाइंट विजन से गाइड, 2030 के लिए भारत वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप पर ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट और जून 2022 में दोनों पक्ष में हुए ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट पर जो सहमति बनी वो बहुत महत्व रखते हैं। म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर एक एमओयू साइन किया गया और नवंबर 2025 में लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए गए। डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन बेहद मजबूत होता हुआ नजर आया। 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट काफी महत्व रखता है। वहीं 2023 में भारत ने आईएनएस किरपन वियतनाम को सौंपा। 2022 में 12 हाई स्पीड गार्ड बोट वियतनाम को सौंपी गई भारत द्वारा और 2024 में एक्सिम बैंक और वियतनाम के वित्त मंत्रालय के बीच बेहद महत्वपूर्ण समझौता अभ्यास, शांति अभ्यास विनबैक्स का 6वां एडिशन और नवंबर-दिसंबर 2025 में ये हुआ। तो रक्षा सहयोग की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत और वियतनाम के हम अगर रक्षा सहयोग की दृष्टि से नजर डालें तो बेहद महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच जिस तरह से रक्षा सहयोग को लगातार बढ़ाया गया और आने वाले समय में और प्रगाढ़ता की उम्मीद की जा रही है। वियतनाम में रहने वाले भारतीय समुदाय की अगर हम बात करें तो वियतनाम में लगभग 8000 भारतीय नागरिक रहते हैं। भारतीय समुदाय के ज्यादातर सदस्य जो है बिजनेस और आईटी के क्षेत्र में हैं। होटल, रेस्टोरेंट, माइनिंग, योग संस्थानों में भारतीय नागरिक वहां पर कार्यरत हैं। साथ साथ सिविल एविएशन कंपनियों और स्कूलों में भारतीय समुदाय के लोग हैं। इन्वेस्टमेंट और अन्य सेक्टर्स में काम करने वाले पेशेवर भी भारतीय हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये संबंध हैं भारत और वियतनाम के और बड़ी संख्या में भारतीय वियतनाम में कार्यरत हैं।
और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो के 9 दिवसीय दौरे पर हैं। एस जयशंकर ने किंगस्टन में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस JM से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन का संदेश दिया। दोनों नेताओं को बीच राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भारत जमैका संबंधों को और मजबूत करने के जमैका के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता की सराहना भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका को भारत की ओर से 10 भीष्म क्यूब उपहार स्वरूप भेंट किए और इस मौके पर जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस, JM स्वास्थ्य मंत्री क्रिस्टोफर स्टर्न और विदेश मंत्री कविनाज स्मिथ भी मौजूद रहे। भीष्म क्यूब मोबाइल अस्पताल प्रणाली आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान तुरंत तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। जमैका के लिए ये क्यूब आपात स्थिति से निपटने में बहुत ही मददगार साबित होगी और भीष्म क्यूब का उपहार दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती, आपदा तैयारियों को लेकर प्रतिबद्धता और नवाचार के परिणाम का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जमैका में उद्योग और व्यापार जगत के हस्तियों के साथ बातचीत की। एस जयशंकर ने विविधता, विश्वसनीय साझेदारी, गहरे व्यापारिक संबंधों की आवश्यकता के महत्व को प्रमुखता के साथ सामने रखा। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों संभावनाओं के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का और अधिक सक्रिय रूप से पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। एस जयशंकर ने बैठक के आयोजन के लिए उद्योग मंत्री सीनेटर हिल ओवेन का आभार प्रकट किया। आगे बढ़ेंगे, अगले खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। कोर्ट IUML की प्रमुख याचिका सहित 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। CAA का उद्देश्य हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी समुदायों से संबंधित उन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है जो 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए थे। पिछली सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाला बागची और न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली की पीठ ने 2019-2020 से लंबित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के संबंध में प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए थे। पीठ याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर 1.5 दिन तक सुनवाई करेगी और केंद्र को अपनी दलीलें पेश करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा। पीठ 12 मई को याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर लेगी। और बात करें मौसम की, तो देश के अधिकांश हिस्सों में अभी बारिश, आंधी और तूफान का दौर थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों के लिए गरज, चमक, बिजली और तेज हवा और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है और इसके साथ ही उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर बारिश, तेज हवा और बिजली की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में लोगों को खास तौर पर सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आने वाले 5 दिन के दौरान बारिश और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका है। इस वहीं दूसरी ओर देश के पश्चिमी भाग में आने वाले दिनों में तापमान के बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 मई तक तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और लगातार गर्म होती धरती का असर अब हमारे देश के अलग अलग शहरों के तापमान में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। बीते कुछ सालों में भारत के कई हिस्सों में गर्मी की तीव्रता और अवधि दोनों बढ़ी हैं। भारतीय शहरों का तापमान कई जगहों पर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे सामान्य जनजीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तापमान और वायु गुणवत्ता को ट्रैक करने वाली एक कंपनी ने अप्रैल में सबसे गर्म शहरों की सूची जारी की है और इस सूची में पहले 50 नाम जो है वो भारतीय हैं और इस शहरों में सबसे अधिक 21 उत्तर प्रदेश के और 10 महाराष्ट्र के हैं। इन सभी शहरों में लगभग तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा, कानपुर, फतेहपुर और इटावा में तापमान 46 डिग्री से भी ज्यादा हो गया है।
शुरुआती 50 नामों में पश्चिम एशिया या फिर सब सहारा का एक भी शहर शामिल नहीं है। शहरों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव भी बढ़ रहा है, जहां पर कंक्रीट, डामर और कम हरियाली के कारण तापमान जो है आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा रहता है। इससे बिजली की मांग बढ़ती है, जल संकट गहराता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सांस की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए कहा कि जबरन एसिड पिलाए गए लोग और वे पीड़ित जिनके शरीर पर बाहरी विकृति नहीं दिखती लेकिन आंतरिक चोटें हैं, उन्हें भी एसिड अटैक पीड़ित माना जाएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि ये व्याख्या वर्ष 2016 से प्रभावी मानी जाएगी। कानून में कमी को दूर किया है अदालत ने और कहा है कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में एसिड अटैक पीड़ित की परिभाषा केवल उन लोगों तक सीमित थी जिनके शरीर पर एसिड फेंकने से बाहरी विकृति हुई हो। इस वजह से ऐसे पीड़ित जिन्हें जबरन एसिड पिलाया गया या फिर जिनके केवल आंतरिक अंग प्रभावित हुए, वे इस कानून के लाभ से वंचित रह जाते थे। इस कमी को दूर करने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक कानून में औपचारिक संशोधन नहीं किया जाता तब तक एसिड अटैक पीड़ित की परिभाषा में ऐसे सभी पीड़ित शामिल माने जाएंगे। सरकार को संशोधन का निर्देश अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे अधिनियम की अनुसूची में उचित संशोधन करें और इसे विस्तारित परिभाषा को औपचारिक रूप से अधिसूचित करें। सख्त सजा और जिम्मेदारी पर भी टिप्पणी सुनाई। कोर्ट ने एसिड हमलों के मामलों में कड़ी सजा की आवश्यकता पर जोर दिया और सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में सबूत का बोझ आरोपी पर डाला जाना चाहिए। और चीन के हुनान प्रांत में पटाखा कारखाने में विस्फोट से 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 61 लोग घायल हैं। विस्फोट कल शाम लगभग 5 बजे गुआंडू टाउनशिप में स्थित लियुयांग हुआशिंग फायरवर्क्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले कंपनी में हुआ। विस्फोट के तुरंत बाद आपात और अग्निशमन दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। इस घटना में घायल हुए 61 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।